तो आज हम लोग यही क्लास में पढ़ेंगे कि इसेंट्रिक लोड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ बोल्ट, यानी कि लोड हमारा इसेंट्रिक ही लग रहा है, ठीक है। और ये कैसा है, तो परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ बोल्ट, बोल्ट के एक्सिस के परपेंडिकुलर इसेंट्रिक लोड लग रहा होगा, तब क्या इस पर इफेक्ट होगा। हम लास्ट क्लास में बताए थे कि इसेंट्रिक लोड का दो केस है। फर्स्ट केस तो वो है कि जो अंडर शियर देता है ना, यानी कि इसेंट्रिक लोड जो लगती है वो सारे बोल्ट के ऊपर शियर स्ट्रेस एग्जर्ट करता है। और ये सेकंड केस हो गया जहां पर इसेंट्रिक लोड इस प्रकार से है कि ये बोल्ट के एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि इस एसेंट्रिक लोड के कारण किस बोल्ट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आता है फोर्स का, और उसी बोल्ट को हम फिर सेलेक्ट करेंगे उसका डिजाइन के लिए, और साथ ही देखेंगे कि हर बोल्ट पर किस किस टाइप का स्ट्रेस जो है वो एक्ट होता है। तो हम सबसे पहले इसका फिगर देखते हैं कि जो इसेंट्रिक लोड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द बोल्ट वो कैसे होगा। जैसे है कि यहाँ पर ये हमारा फिगर है, ये एक क्या है, वॉल है। ये यहाँ पर एक क्या है, वॉल है जो कि एक फिक्स्ड बॉडी है। ये वॉल क्या है, एक फिक्स्ड बॉडी है। इस वॉल के ऊपर एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, ये है ना, ये स्ट्रक्चर एलिमेंट है जो कि अटैच है। और ये जो अटैच है वो किससे अटैच है, तो नट बोल्ट से, ज्वाइंट से ये अटैच है। जहां पर हमें यहाँ पर तो दो ही बोल्ट दिख रहा है, क्योंकि इधर से हम लोग एक तरह से बोले तो साइड से देख रहे हैं इसको, है ना। और ये स्ट्रक्चरल पार्ट है जहां पर लोड, यहाँ एक वर्टिकल लोड जो है ये पी एक्ट हो रहा है एक सर्टेन डिस्टेंस पर, जो कि वॉल से एक सर्टेन डिस्टेंस है, जो कि जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, है ना। ये ई जो है इसेंट्रिसिटी है। ये क्या है, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। इसेंट्रिसिटी क्या होती है कि जब हमारा लोड किसी भी स्ट्रक्चरल जो एलिमेंट है या स्ट्रक्चरल पार्ट जहां पे ज्वाइंटेड है, उसका जो सीजी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, उससे कहीं फार अवे किसी दूरी पर अगर लोड लग रही है, तो यही डिस्टेंस जितना ये स्ट्रक्चरल वॉल से या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जितना ये डिस्टेंस होगा, ये ई से डिनोट करते हैं। इसी को इसेंट्रिसिटी कहते हैं, है ना। तो इधर से हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ दो बोल्ट दिख रहा है, लेकिन इसी चीज को अगर हम लोग इधर से अगर हम व्यू करें इस साइड से, तो फिर हमको ये वाला फिगर जो है यहाँ पर ये दिखेगा। इसमें बेसिकली कितना बोल्ट है, चार बोल्ट है, ठीक है। यहाँ पर चार बोल्ट है, जिसमें बॉटम पार्ट के दोनों बोल्ट को 2 से ही डिनोट किया गया, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो दोनों ही बोल्ट का सेम इफेक्ट होगा, और इस दोनों पर भी सेम इफेक्ट आता है। इसीलिए यहाँ पर नोटेशन ऊपर वाला दोनों बोल्ट को जो है 1 से डिनोट किया है, और नीचे वाला दोनों ही बोल्ट को यहाँ पर 2 से डिनोट किए हैं, है ना। ये दिखा रहा है बी, फिगर बी में जो दिखा रहा है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बोल्ट टूट जाती है या बोल्ट यहाँ से फेल करता है, तो किस तरह से ये हमारा, चूंकि वर्टिकल लोड इस पर ऐसे पी लग रहा है, तो अगर यहाँ पर बोल्ट का फेल्योर होता है ना, तो ये स्ट्रक्चरल वाल जो है ये दीवार से या वाल से किस प्रकार से अलग हो जाएगा। अगर ये अभी जैसे ये बोल्ट अटैच है, नट बोल्ट अटैच है, तो ये पूरी तरह से होल्ड किया हुआ है और ये लोड को सस्टेन किया हुआ है। अगर ये बेल्ट बोल्ट अगर फेल करती है, तो ये स्ट्रक्चरल पार्ट जो है इस प्रकार से वॉल से अलग होगा। यहाँ पर डेल 1 इसका डिफ्लेक्शन दिखाया है, और यहाँ पे डेल 2 जो है बोल्ट 2 पे डिफ्लेक्शन दिखाया गया है। और ये पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है, यानी ये सी पॉइंट जो होगा वो वॉल से अटैच ही रहेगा, और इसी पॉइंट के अगेंस्ट जो है ये वॉल ये इस तरह से फॉल करेगा। ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो है वॉल से अलग होगा और ये फॉल करेगा। ये फिगर के थ्रू अलग अलग फिगर में अलग अलग व्यू में दिखाया गया है।
ठीक है। तो अब आते हैं इसका थ्योरेटिकल देखते हैं कि ये अच्छा ये यहाँ पर है कि एसेंट्रिक लोड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ बोल्ट। अब देखिए यहाँ पर एक्सिस के ये बोल्ट का एक्सिस हमारा यहाँ पर है, ये एक्सिस है, इस बोल्ट का एक्सिस, ये एक्सिस हुआ, ये भी क्या है एक्सिस है। और यहाँ पर लोड किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। तो यहाँ पर लोड और एक्सिस के बीच क्या है, परपेंडिकुलरली यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है लोड अपने वोल्ट के एक्सिस पर। तो ये इस तरह का केस आ गया है ना। तो यहाँ पर है कि ए ब्रैकेट फिक्स टू द स्टील स्ट्रक्चर बाय मींस ऑफ 4 वोल्ट। यहाँ पर एक ब्रैकेट है जो स्टील स्ट्रक्चर से फिक्स है, 4 वोल्ट से फिक्स है। इट इज सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक फोर्स, जिस पर एक इसेंट्रिक फोर्स P लग रहा है एट ए डिस्टेंस E इसेंट्रिसिटी है, ये इसेंट्रिसिटी डिस्टेंस पे एक इसेंट्रिक लोड P लग रहा है फ्रॉम द स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर से। फोर्स P इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ ईच बोल्ट। यहाँ पर जो फोर्स P है वो हर बोल्ट का जो एक्सिस है उस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। जिसमें 2 लोअर बोल्ट है उसको हम लोग 2 से डिनोट किए हैं, और ऊपर वाला दोनों बोल्ट को हम 1 से डिनोट किए हैं। ठीक है। इसके बाद है कि द फोर्स P रिजल्ट इन डायरेक्ट शियर। आप देखिए यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पर फोर्स का एनालिसिस करते हैं। ठीक है। तो ये जो लोड है, यानी कि इस फिगर में हम लोग यहाँ से ये क्लियर दिख रहा है कि ये लोड हमको P लग रहा है, ये वर्टिकल लोड है। तो वर्टिकल लोड के कारण इस टोटल लोड को का इफेक्ट जो है सारे बोल्ट के ऊपर आएगा। यानी कि ये बोल्ट रेजिस्टेंस उत्पन्न करेगा, चूंकि टोटल लोड हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो सारे बोल्ट पर जो रेजिस्टेंस लगेगा वो किधर लगेगा, अपवार्ड में लगेगा। ठीक है। यहाँ पर 4 बोल्ट है, चारों बोल्ट पर थोड़ा थोड़ा पार्टली सब पे लगेगा। और यहाँ पर चूंकि चारों बोल्ट क्या है, आइडेंटिकल है, यहाँ पर ये चारों का चारों बोल्ट क्या है, आइडेंटिकल है ना। तो यहाँ पर जो टोटल वर्टिकल लोड है, और वर्टिकल लोड भी इसके सेंटर से ही गुजर रहा है, CG से ही गुजर रहा है। वर्टिकल लोड कहाँ से गुजर रहा है, तो इसके सेंट्रल एक्सिस से गुजर रहा है। तो जो वर्टिकल लोड का यहाँ पर जो P है, इस P का इफेक्ट इन चारों बोल्ट पर बराबर होगा। यानी कि ये चारों बोल्ट बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड होकर के रेजिस्टेंस उत्पन्न करेगा, यानी चारों का चारों बोल्ट मिल करके ये टोटल लोड को कैरी करेगा। तो हम देख रहे हैं कि ये बोल्ट है, ये बोल्ट का हमको क्या दिख रहा है, फ्रंट पार्ट दिख रहा है, और लोड हमारा इसके क्रॉस सेक्शन के अगेंस्ट, मतलब क्रॉस सेक्शन के अलोंग है। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये शियर प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा इसको हम लोग P1 डैश नाम दे देते हैं। ये भी बोल्ट है तो P1 डैश हो गया। ये इस पर जो है ये P2 डैश लग रहा है रेजिस्टेंस, इस पर भी P2 डैश लग रहा है। तो ये जो रेजिस्टेंस लग रहा है दो चारों बोल्ट के ऊपर, ये चारों बोल्ट का जो रेजिस्टेंस है ये बोल्ट पर किस तरह का स्ट्रेस प्रोवाइड करेगा, तो ये शियर स्ट्रेस। क्योंकि ये जो फोर्स का डायरेक्शन है, ये जो रेजिस्टेंस का डायरेक्शन है यहाँ पर, वो अलोंग द शियर प्लेन, यानी बोल्ट के क्रॉस सेक्शन के अलोंग है। यानी बोल्ट के क्रॉस सेक्शन पर ये शियर प्रोवाइड करेगा। तो इस रेजिस्टेंस का इफेक्ट क्या करेगा, बोल्ट पर शियर स्ट्रेस डेवलप करेगा। तो ये शियर स्ट्रेस, यानी कि पहले तो हम शियर फोर्स निकालें, शियर एरिया निकालें, फिर हम शियर स्ट्रेस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो शियर फोर्स डेवलप करेगा वो P1 डैश का वैल्यू और P2 डैश का वैल्यू दोनों ही क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स P है, जो टोटल फोर्स P है वो उसके सेंटर एक्सिस से गुजर रहा है। यही P थोड़ा सा इधर रहता है ना, या फिर इधर रहता, तो फिर हर बोल्ट पर सेम नहीं रहता। लेकिन ये सेंटर से गुजर रहा है, एक्सिस से गुजर रहा है, इसीलिए चारों बोल्ट पर जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो P1 डैश बराबर P2 डैश बराबर हो जाएगा
P बाय नंबर ऑफ बोल्ट, जितना बोल्ट की संख्या होगा सब पे बराबर जाएगा। यानी कि यहाँ पर 4 बोल्ट है तो इसका किसी एक बोल्ट पर जो है P/4 रेजिस्टेंस डेवलप करेगा, किसी एक बोल्ट पर P/4 रेजिस्टेंस डेवलप करेगा। और ये जो फोर्स है वो किस टाइप का फोर्स है, तो ये एक शियर फोर्स है, यानी कि ये बोल्ट के ऊपर शियर एक्शन में है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक शियर फोर्स का मान निकाल लिए। दूसरा चीज है कि यहाँ पर लोड जो है एट ए इसेंट्रिक इसेंट्रिक लोड है, यानी कि कुछ डिस्टेंस पे लग रहा है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर ये क्या करेगा, एक बेंडिंग मोमेंट प्रोवाइड करेगा। और बेंडिंग मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पर P इंटू ई के बराबर मैग्नीट्यूड होगा, है ना। तो ये बेंडिंग मोमेंट का भी इफेक्ट चारों बोल्ट पे जाएगा। जैसा कि हम यहाँ पर इस फिगर में देख रहे हैं कि इस बेंडिंग मोमेंट के इफेक्ट के कारण, है ना, और जब ये बोल्ट अगर फेल करेगा तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बेंड कर जाएगा, है ना। ये पॉइंट सी के अगेंस्ट जो है ये फॉल कर जाएगा, इस तरह से ये गिर जाएगा, है ना। ये वर्टिकल लोड तो उसको डाउनवर्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और बेंडिंग मोमेंट इसको रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें बैलेंस दोनों को करना है। वर्टिकल लोड को तो हम बैलेंस कर लिए सारे बोल्ट के ऊपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके, और डायरेक्ट शियर फोर्स का मान हम निकाल लिए। अब इस मोमेंट को हमको बैलेंस करना है, इक्विलिब्रियम में करना है। तो टोटल मोमेंट कितना है यहाँ पर, ये पॉइंट भी लिख दिए हैं कि टोटल मोमेंट जो P इंटू ई है, इसके कारण टेंस टू टिल्ट द ब्रैकेट, ये ब्रैकेट को टिल्ट करना चाहता है अगेंस्ट द एज सी एज के अबाउट ये क्या करेगा, टिल्ट कर जाएगा। तो अब यहाँ पर है, मान लेते हैं कि हर बोल्ट में स्ट्रेच क्या है, डेल्टा से स्ट्रेच कर गया। देखिए यहाँ पर ये फेल कैसे करेगा, तो इस स्ट्रक्चर पर लोड लगा रहे हैं ऐसे, मतलब वर्टिकल लोड लग रहा है यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन बोल्ट में जो क्या आ रहा है, बोल्ट में टेंशन आ रहा है, मतलब बोल्ट को इधर की ओर ये ब्रैकेट जो है ये बोल्ट को इधर हॉरिजेंटली खींच रहा है, तब ना यहाँ पर क्या आ रहा है कि डिफ्लेक्शन आ रहा है। अगर ये बोल्ट डिफ्लेक्ट करते करते कहीं यहाँ से ब्रेक कर गया, ठीक है, या फिर ये बोल्ट यहाँ से ब्रेक कर गया, तो फिर जा करके ये इस तरह से फॉल कर जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट पर क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। और ये किसके अगेंस्ट, तो ये पॉइंट सी एज, ये यहाँ पर सी तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट के रूप में दिख रहा है, लेकिन इस फिगर में देखेंगे तो ये क्या है, एक एज है, एक बड़ा सा एज है। तो इस एज के अगेंस्ट ये क्या होगा, फॉल करेगा। तो डेल 1 यहाँ पर डिफ्लेक्शन है बोल्ट 1 में, और डेल 2 जो है बोल्ट 2 में डिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन मतलब हो गया स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका लेंथ। तो यहाँ पर वही है कि जो स्ट्रेचिंग अमाउंट डेल्टा है वो प्रोपोर्शनल होता है वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सी से जितना दूरी होगा। जैसा कि हम इस फिगर में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर डेल 1 और डेल 2 दो चीज दिख रहा है, दो स्ट्रेन का वैल्यू दिख रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डेल 1 जो है यहाँ पर ग्रेटर देन डेल 2 है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर लेंथ बोल्ट का यहाँ से पॉइंट सी से डिस्टेंस दूसरा बोल्ट का L2 है, और पहला बोल्ट का डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, L1 है। तो L1 क्या है, ये ज्यादा डिस्टेंस पे है ये बोल्ट इस एज से, तो डेल 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L1 के, डेल 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L2। तो डेल 1 डेल 2 है क्या, ये स्ट्रेन है, और स्ट्रेन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसका लेंथ का ही होता है ना। तो यहाँ पर जितना यहाँ से डिस्टेंस होगा लेंथ का, यानी बोल्ट का डिस्टेंस यहाँ से जितना ज्यादा होगा, बॉटम एज से जितना दूरी पर होगा बोल्ट, उसमें डिफ्लेक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। यहाँ पर हम देख रहे गैप कितना ज्यादा है और यहाँ गैप कितना कम है।
तो इसका यहाँ से हम एनालिसिस में हम लोग ध्यान रखेंगे कि डेल वन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल वन का, तो यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तोड़ेंगे तो डेल वन बराबर के एल वन हो जाएगा। के क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। सिमिलरली डेल टू जो है ये एल टू के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर इसको भी तोड़ेंगे तो डेल टू बराबर के एल टू हो जाएगा, है ना। अब देखिए कि यहाँ पर हम दोनों ही बोल्ट को 2 और 1 इसलिए माने थे कि देखिए इस बोल्ट का भी इस एज से दूरी L2 ही है और इस बोल्ट का भी यहाँ से डिस्टेंस जो है वो L2 ही है। दोनों का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से L सेम दूरी पर है, तो सेम दूरी पर है तो इन दोनों में ही डिफ्लेक्शन क्या होगा, सेम होगा। सिमिलरली ये पहला बोल्ट है, इसको सी एज से यहाँ से डिस्टेंस है इसका L1 और इधर भी यहाँ पर पहला बोल्ट है, यहाँ भी डिस्टेंस है L1, तो दोनों ही बोल्ट का डिस्टेंस सी एज से क्या है, L1 की दूरी पर ही है। यानी यहाँ पर इन दोनों बोल्ट में जो है डिफ्लेक्शन का वैल्यू सेम ही होगा। इसीलिए यहाँ पर इफेक्ट जो है, जो इफेक्ट इस बोल्ट 1 और ये बोल्ट 2 पे होगा वही इफेक्ट फिर इस वर्ड 1 और इस 2 पे भी होगा। तो इसीलिए यहाँ सिंबल 1 और 2 ही सिर्फ यूज किए हैं। इसके बाद हम मान लेते हैं कि P1 डबल डैश P2 डबल डैश ये रेसिस्टिंग फोर्स है, जो इस बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट करने के लिए बोल्ट में P1 डबल डैश और P2 डबल डैश रेसिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है। तो ये भी क्या होगा, फोर्स देखिए स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन का होता है ना, और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफ्लेक्शन का हो गया, है ना, और लोड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस का। तो सिमिलरली है कि इवन ऑल ये और डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1 का है, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, L का होगा। यानी कि यहाँ जो फोर्स डेवलप होगा वो भी डिस्टेंस L का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पहला बोल्ट में जो रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप करेगा P1 डबल डैश ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L1 के, यानी कि जितना दूरी होगा इस बॉटम एज से बोल्ट की डिस्टेंस जितनी दूरी होगी उस बोल्ट में उतनी ही ज्यादा रेजिस्टिंग फोर्स क्या होगा, डेवलप करेगा। याद रखेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये लेंथ का होता है, तो इसीलिए यहाँ पर P1 डबल डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया L1 का, P2 डबल डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया L2 का। यहाँ पर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को तोड़ेंगे तो P1 डबल डैश बराबर हो जाएगा KL1, P2 डबल डैश बराबर हो जाएगा KL2। अब हम इस टोटल मोमेंट को इक्विलिब्रियम करते हैं, है ना। तो अब नाउ इक्वेटिंग द मोमेंट ड्यू टू रेसिस्टिंग फोर्स, अब जो रेसिस्टिंग फोर्स डेवलप कर रहा है उस कारण से जो मोमेंट होगा और टोटल मोमेंट जो कि टोटल लोड के कारण, इसेंट्रिक लोड के कारण जो मोमेंट होगा, तो इक्विलिब्रियम के लिए दोनों ही क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जैसे कि टोटल मोमेंट कितना है, P इंटू ई है, ये बराबर होगा कितना का, तो देखिए 1 पे 2 बोल्ट है, 1 पोजीशन पर कितना बोल्ट है, दो बोल्ट 1 पे है और 2 बोल्ट 2 पे है, दोनों पर ही सेम इफेक्ट है, यानी दोनों 1 बोल्ट पर सेम रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है और दोनों ही 2 बोल्ट पर भी सेम रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए कि टोटल मोमेंट जो P इंटू ई है वो बराबर होगा, यहाँ पर 2 लगा दिए क्योंकि यहाँ पर 2 बोल्ट है 1 पोजीशन पर, तो 2 इंटू P1 डबल डैश इंटू L1 ये यहाँ का मोमेंट हो गया, प्लस फिर 2 बोल्ट नीचे भी है तो 2 लगा दिए P2 डबल डैश इंटू L2 ये हो गया। यानी कि ये टोटल चारों बोल्ट का मोमेंट जो होना चाहिए रेजिस्टिंग मोमेंट, ये इसेंट्रिक लोड के कारण जो मोमेंट है उसके बराबर होगा, तो फिर ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो अब यहाँ से P1 डबल डैश का मान तो हम यहाँ निकाले हुए हैं, ठीक है, P1 डबल डैश का मान तो यहाँ निकाले हुए क्या, KL1
P2 डबल डैश का मान निकाले हुए हैं KL2, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसी को पुट करते हैं, P इंटू ई वैसे ही रह जाएगा, 2 का 2 रह गया, P1 डबल डैश के बदले हम लोग KL1 डाल दिए, फिर यहाँ पर L1 वैसे ही रह गया, फिर 2 वैसे ही रह गया, P2 डबल डैश के जगह KL2 हो गया और यहाँ पर L2 हो गया। यहाँ से सॉल्व करके कांस्टेंट का मान K का मान हम लोग निकालते हैं, तो ये आ गया P इंटू ई बाई 2 इंटू L1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर। तो अब हम लोग P1 डबल डैश यानी रेजिस्टिंग फोर्स का मान निकालते हैं, तो P1 डबल डैश बराबर होता है क्या, KL1 होता है। तो K का मान हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पर K का मान इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये P1 डबल डैश का मान कितना हो जाएगा, PE यहाँ पर L1, यहाँ पर सीधे क्या आ जाएगा, L1 आ जाएगा, L1 बाई 2 इंटू L1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर। सिमिलरली P2 डबल डैश निकालेंगे, तो यहाँ पर PEL2 बाई 2 इंटू L1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर। तो अब चूंकि यहाँ पर L1 जो है वो ग्रेटर है L2 से, बाकी क्वांटिटी इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, तो L1 ग्रेटर है L2 से, इसका मतलब P1 डबल डैश जो है वो ग्रेटर है P2 डबल डैश के। तो हम जिस बोल्ट, उसी बोल्ट को हम डिजाइन के लिए कंसीडर करते हैं जिस बोल्ट पर मैक्सिमम फोर्स लग रहा हो, ठीक है। तो शियर फोर्स तो सब बोल्ट पे समान लग रहा है। अब ये सेकेंडरी जो फोर्स है, ये जिस पर ज्यादा होगा उसी बोल्ट पर मैक्सिमम फोर्स होगा, तो ये 1 बोल्ट पे क्या है, ज्यादा लग रहा है, यानी कि बोल्ट नंबर 1 जो है उस पर मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। इसीलिए यहाँ लिख दें कि बोल्ट 1 पे क्या लग रहा है, सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम फोर्स, उस पर मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। तो पहले तो एक प्राइमरी लोड के कारण शियर स्ट्रेस डेवलप किया, तो शियर स्ट्रेस बराबर हम लोग उस प्राइमरी लोड P1 डैश बाय ए शियर एरिया, है ना, शियर एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/4 DC का स्क्वायर हो जाएगा। P1 डैश बराबर हम लोग निकाल ही चुके हैं, यहाँ पर P/4 आया है, यहाँ 4 बोल्ट है तो P/4 आया, 6 बोल्ट रहता तो P/6 आता। इस तरह से हम शियर स्ट्रेस की मान निकाल लिए बोल्ट 1 पर, है ना, ये 1 पर है τ1। फिर जो है यहाँ पर सेकेंडरी मोमेंट के कारण, जैसे हम बताए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बोल्ट को में टेंसाइल फोर्स डेवलप कर रहा है, ये बोल्ट को इधर की ओर खींच रहा है। अगर ये बोल्ट का मतलब ब्रेक करेगा तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा, del1 जो है यहाँ क्या है, डिफ्लेक्शन है। तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ बोल्ट पर क्या लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है ना। तो इस बोल्ट में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप करेगा, यानी P1 डबल डैश और P2 डबल डैश का जो नेचर है बोल्ट के ऊपर, ये किस प्रकार का नेचर है, ये एक तरह का टेंसाइल फोर्स है। ये क्या है, टेंसाइल फोर्स है, ये भी टेंसाइल फोर्स है। तो इस दोनों के कारण टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप करेगा। तो बोल्ट नंबर 1 पर हम टेंसाइल स्ट्रेस का मान कितना हो जाएगा, तो P1 डबल डैश बाय यहाँ पर टेंसाइल एरिया, जो भी मतलब इसका एरिया है, तो यहाँ भी एरिया क्या हो जाएगा, π/4 DC स्क्वायर ही हो जाएगा, सेम ही है। तो इस तरह से हम टेंसाइल स्ट्रेस बोल्ट में भी हम क्या कर लिए, निकाल लिए। तो यही 2 चीज लग रहा है, एक शियर लग रहा है और एक टेंसाइल लग रहा है। अब बोल्ट 1 पे मैक्सिमम लग रहा है, तो अब यहाँ पर दोनों प्रकार का स्ट्रेस लग रहा है। तो अब हम लोग थ्योरी ऑफ इलास्टिक फेल्योर पे जाएंगे। तो थ्योरी ऑफ इलास्टिक फेल्योर में एक मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है और एक मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो अगर हमारा नट बोल्ट जो है ब्रिटल मटेरियल का अगर बना हुआ रहेगा, ठीक है, तो फिर हम लोग मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी यूज करेंगे। अगर वो बोल्ट डक्टाइल मटेरियल का बना होगा तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यूज करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द केस में हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जनरली नट बोल्ट जो होता है वो डक्टाइल नेचर का होता है, इसीलिए हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का ही यूज
करेंगे, अगर नहीं कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में तो भी। तो ऐसे वैसे तो क्वेश्चन में हमको मटेरियल दे देता है, मटेरियल का नाम, तो मटेरियल के नाम से ही पता चल जाएगा कि वो डक्टाइल है या ब्रिटल है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का मान निकालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा सिग्मा टी बाई 2, ये नॉर्मल स्ट्रेस है ना इसीलिए, प्लस रूट अंडर सिग्मा टी बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया। इससे हम लोग मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे और ये देखेंगे कि ये हमारा यील्ड लिमिट से छोटा है कि नहीं। अगर ये छोटा है तो बोल्ट सेफ है, अगर ये बड़ा आ गया तो बोल्ट फेल कर जाएगा। अगर हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी यूज करते हैं तो टाउ मैक्स का मान निकालेंगे। टाउ मैक्स बराबर होता है रूट अंडर ये सिग्मा टी जो टेंसाइल स्ट्रेस का मान आएगा सिग्मा टी बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस टाउ का स्क्वायर। तो इस तरह से हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान निकालेंगे और देखेंगे कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान उसका यील्ड लिमिट से अगर छोटा है तो ये बोल्ट क्या है, सेफ है। अगर ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यील्ड लिमिट से ज्यादा आ गया तो फिर ये बोल्ट जो है वो फेल कर जाएगा। तो इस प्रकार से हम परपेंडिकुलर लोड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ बोल्ट से हम कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो बोल्ट बॉटम एज से सबसे दूर पॉइंट पे होता है उसी पे मैक्सिमम स्ट्रेस लगेगा, उसी बोल्ट को हम डिजाइन के लिए कंसीडर करेंगे और उस पर हम एक उस बोल्ट के ऊपर एक शियर स्ट्रेस डेवलप करेगा, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस जो प्राइमरी लोड के कारण होगा और सेकेंडरी लोड के कारण बोल्ट में यहाँ टेंसाइल डेवलप करता है और इन दोनों को ही हम लोग कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का यूज करके हम इसकी डिजाइन कर लेंगे। इससे पिछला वाला जो टॉपिक था जहां पर इसेंट्रिक लोड शियर में था वहां पर हम देखे थे कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही फोर्स जो है वो शियर ही दे रहा था, लेकिन यहाँ पर एक शियर दे रहा है और एक टेंसाइल दे रहा है। तो इस प्रकार से इस थ्योरी के इस्तेमाल करके हम कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें बोल्ट एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर इसेंट्रिक लोड लग रहा है तो फिर हम उसका डिजाइन इस प्रकार से करेंगे।